नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे कारा न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। चीन के होंगझोउ एशियन तीरंदाजी खेल स्पर्धा में शहर के ओजस देवतले ने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है। इस मौके पर कारा न्यूज की टीम ने ओजस देवतले से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं शाबाश ओजस देवतले में। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम ओजस देवतले के उस मकान में आए हुए हैं जहां पे आज बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से कई लोग आए, कई संस्था के पदाधिकारी अधिकारी है, या ये कहे कि नागपुर के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में अगर किसी का इस काम के लिए नाम चल रहा है वो है नागपुर, यानी संतरा नगरी, बाबा ताज की नगरी, आरएसएस का जहां मुख्यालय है, गणेश टेकड़ी वहां पे, दीक्षा भूमि भी वहां पे है। ऐसे इस मिट्टी में बड़े हुए ओजस देवतले हमारे साथ में हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल मिलवा के दिए इस भारत देश के लिए। भारत देश का अच्छा प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, जिसकी सराहना करते हुए लोग आज भी नहीं थक रहे हैं, बल्कि उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कारा न्यूज के साथ इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए दर्शकों दस्तूर खुद आज अपने आपके सामने में है। चीन के होंगझोउ एशियन खेल स्पर्धा में जिन्होंने तीरंदाजी में, तीर कमान में, आर्चरी जिसे कहते हैं, बहुत शानदार गेम है करने वालों के लिए, और ये कोशिश इन्होंने किया और 3 मेडल जिन्होंने इस भारत देश को देखकर यहाँ के नागरिकों के चेहरे पे एक मुस्कान सी लाई है। ऐसे शख्सियत, इस शहर की पर्सनालिटी ओजस, इनसे हम बात करते हैं। ओजस, सबसे पहले आपका कारा न्यूज के लाखों लाखों दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ओजस, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं तमाम हमारे दर्शकों की ओर से। ओजस, ये बताइए कि यूं तो कई गेम है इस भारतवर्ष में, कई प्रकार के, कबड्डी है, खो खो है, हैंडबॉल है, सभी प्रकार के गेम है, बावजूद उसके आपने आर्चरी गेम को ही क्यों चुना? इसकी क्या वजह थी? क्योंकि मैं जो फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, वो पहले से ही एमिंग एंड गन में ज़्यादा इंक्लूड था, एंड पापा भी स्नैप शूटर रह चुके हैं। तो जो ऐसा था कि कोई भी गेम लो तो शूटिंग से रिलेटेड रहे। और फिर हमारे जो वीटीसी स्कूल थी, जो अभी एसओएस कन्वर्ट हो गई है, तो वहाँ पे समर कैंप में एज ए आर्चरी इंट्रोड्यूस हुआ था, एज ए समर कैंप में। तो वहाँ पे मैंने एक जस्ट ट्राई दिया था कि ट्राई करके देखते हैं, एंड कि देखते हैं कि कैसा होता है। तो मतलब एंजॉय के लिए मैंने चूज़ किया था आर्चरी, और वो एक पैशन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, आर्चरी आपने जो चुना है, ये महज ये आर्चरी गेम आया करके नहीं, लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि बचपन में आप जो एक पर्टिकुलर एक लकड़ी के एक तीर कमान बनाया करते थे और उसी को चलाया करते थे, क्या ये बात सही है? हाँ, जैसे जो हमारे इधर बोलते हैं खराटा करके, तो वो रहता था घर पे। मम्मी जब नया नया लाती थी तब मैं वो निकाल के उससे तीर कमान बनाता था, क्योंकि वो टाइम 2000 के एरा में, 2002 और 5-6 के एरा में, तब रामायण ज़्यादा चलता था, तो तब मैंने वही देखा था, और हमारे घर पे भी वही बैकग्राउंड था। तो इसलिए फिर वही उसके लकड़ी से लेके मैं वो एन आरो बनाता था। बिल्कुल, लेकिन क्या घर वाले कभी इस बात को लेके आपको डांट नहीं पिलाते थे कि अरे ओजस, ये मत कर, किसी के आंखों में चुभ जाएगा या कोई घटना होगी? बिल्कुल, मम्मी डांटती थी, बाकी घर वाले भी डांटते ही थे कि ऐसा मत कर, क्योंकि नया नया लाया और नया नया खराब कर दिया। तो घर पे भी डांट पड़ती थी, सारे जनों की डांट पड़ती थी। बिल्कुल, डांट पड़ना स्वाभाविक है। कौन चाहेगा कि उस कराटे की जो लकड़ी होती है वो किसी के आंखों में चुभ जाए, आँख खराब हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। और स्वाभाविक रूप से घर वालों ने भी ओजस को बचपन में डांट पिलाई थी, मगर उस डांट को पचाने की ताकत ओजस में थी। और ओजस में जो इंटरेस्ट, उसमें क्या आपका इंटरेस्ट आर्चरी का, सही बताइए, आर्चरी का इंटरेस्ट क्या उसी बात को लेके आपका बढ़ा? आर्चरी तब मैं छोटा था तो इतना कुछ पता नहीं था, बट जब बड़ा हो गया था तब मैंने जब एज ए गेम में से चूज़ किया था एंजॉयमेंट के लिए। पर जब स्कूल नेशनल्स में 2019 में अंडर 19
मेरा इंडिविजुअल ब्रॉन्ज और गोल्ड टीम गोल्ड आया था। तब उसके बाद ऐसा लगा था कि अगर मैं नेशनल में कर सकता हूँ तो फिर मैं इंटरनेशनल भी क्यों ना रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो तब मेरा असली इंटरेस्ट आर्चरी में शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। ओजस, ये बताइए आप मुझे कि हांगझो में जो स्पर्धा का जो आयोजन किया गया था, कितने स्पर्धक कौन कौन से देश से आए थे, और ये बताइए क्या चैलेंजेस थे आपके सामने में उस समय में? एशिया के सारे प्लेयर्स आए थे हमारे साथ कॉम्पीट करने के लिए। और चैलेंजेस तो उधर जैसे हमारे आर्चरी में विंड का चैलेंज बहुत होता है, तो विंड भी थी, वेदर भी था, जैसे थोड़ी देर में बारिश भी हो रही थी। तो सब चैलेंजेस हमारे वो टाइम पे आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इन चैलेंजों को दूर करने के लिए तब क्या चल रहा था आपके मन में, कैसे इसे डिफेंस किया जाए या कैसे इसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ? वो टाइम पे हमारे साथ हमारे कोचेस थे दोनों, एक सर्जियो पेग्नी और प्रवीण सावंत सर। तो वो मेक श्योर कर रहे थे कि हमें उस चीज़ से कुछ तकलीफ ना हो। अगर हमारे मन में अगर चल रहा है कि ये इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बराबर हमें टैकल करते थे कि नहीं, ये बस ऐसा बस टेम्परेरी है, बाकी आप लोग चलाओ। मतलब हमारे दिमाग में आने नहीं देने वाले थे कि वो एक बाधा है हमारे लिए। ओजस, ऐसे कहा जाता है कि क्रिकेट के बाद में यदि बहुत ज़्यादा कोई खर्चीला गेम होता है तो आर्चरी होती है, क्योंकि उसके एक एक पार्ट्स लाने के लिए काफ़ी बच्चों को, खिलाड़ियों को हमने भी जद्दोजहद करते हुए देखा है। कई ऐसे शहर के भी आर्चरी प्लेयर है। क्या कहना चाहोगे, सरकार ने किस प्रकार से ऐसे गेम को बढ़ावा देना चाहिए, या इस प्रकार का गेम खेलने के लिए, चाहे फिर ग्रामीण का वो क्षेत्र हो या शहरों का हो, यहाँ से उन बच्चों को कैसे तैयार किया जा सकता है? क्या भविष्य में आप इस काम को लेके कुछ आपके दिमाग में चल रहा है भविष्य के लिए? जी बिल्कुल। आर्चरी जो इक्विपमेंट रहता है वो सस्ता नहीं होता है। वो नियर अबाउट, अगर हमारे प्रोफेशनल किट्स अगर हम खरीदने जाए तो नियर अबाउट 5 लाख तक जाती है। और वो किसी को अफोर्ड करना मतलब बहुत मुश्किल वाली बात है, सारे जन अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले ऐसा था कि लोग ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं पाते, बट अभी ऐसा हो गया। मोदी गवर्नमेंट जब से 2014 के बाद से, जैसे उन्होंने बताया था हमें एक आंकड़ा, उनका 3 गुना उन्होंने ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। और जितने भी ग्रामीण एरिया से, ना ही आर्चरी में बट हर एक स्पोर्ट्स में उन्होंने प्लेयर्स को उभार के लेके आए। खेलो इंडिया सबसे बड़ा एक स्कीम उन्होंने रखा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को। जूनियर जैसे बच्चे आज भी अभी उभर के आ रहे हैं। और अभी जितने एशियन गेम्स में 80% एथलीट्स जो थे तो वो जूनियर थे, जो कि सीनियर टीम में थे। तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी कर रही है, और गवर्नमेंट कर रही है अभी बढ़ावा। बट धीरे धीरे ऐसा भी हो कि नागपुर में भी ग्राउंड बन जाए, तो उससे उस कारण मुझे भी बाहर कहीं जाना ना पड़े। और जो बाकी आर्चर्स जो नागपुर से जो बाहर जा रहे हैं आर्चरी के लिए, आर्चरी के ट्रेनिंग के लिए, तो वो नागपुर में ही रहे और नागपुर का नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात इस समय में ओजस ने की है, या ये कहें कि लाखों इस गेम को खेलने वाले उन खिलाड़ियों का इस बातों के जरिए प्रतिनिधित्व किया है। ये सही बात है। अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि शहर में हो तो शहर के बच्चे और शहर से जुड़े हुए जो तहसील जो होते हैं, तालुका जो प्लेस होता है, वहाँ के बच्चे आ सकते हैं और इस खेल में अपना उम्दा प्रदर्शन करके भारत का नाम वे भी रोशन कर सकते हैं। अब ये बताइए ओजस कि आपने तो भारत को 3 मेडल जो है वो मिलवा दिया, और ये काफ़ी मतलब प्राउड फील करने वाली बात है। ये हर किसी, ये हमें भी प्राउड फील करते हैं, हमारे लाखों दर्शक भी कर रहे हैं। जब आप अभी आपका जो मिलने का जो सिलसिला है, काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम लग रहा है, कैसा लग रहा है शुरू के ओजस देवतले और ये कामगिरी करने के बाद के बने ओजस देवतले, क्या फ़र्क महसूस करते हो? जब हमने मेडल लिए थे तब हमारे जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने तब मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब वो टाइम के लिए मुझे अच्छा लग रहा था, बट बाद में मैं नॉर्मल हो गया था। बट जो हमारे सीनियर्स थे वो बोले कि तुमको पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम कर लिया, अब आप इंडिया जाओ, इंडिया में पता चलेगा। और जैसे इंडिया में सच्ची में पता चला कि क्या उसके बाद की जो लाइफ थी वो चेंज होगी, सारे लोग पहचानने लगे, मीडिया आने लगी घर पे, मम्मी पापा को पहचानने लगे, मेरे पूरे फैमिली को पहचानने लग गए। और इतनी पब्लिक मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। बिल्कुल, पब्लिक इतनी देखी नहीं थी, ऐसा इनका मानना है।
अगर घर की परिवार की बात निकले तो माता पिता का कितना मतलब वो वैसा तो हर बच्चे के प्रति होता है, लेकिन विशेष क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा तो बहुत खुश है, बस उनकी स्माइल देखना ही रह गया था। जब मैंने चीन से जब लौट रहा था तब मन में बस एक था कि मम्मी पापा की एक स्माइल देखनी है, और बस वही देखा तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्माइल इज ए पार्ट ऑफ हैविंग गुड मैनर्स, ऐसा भी कहा जाता है। अगर किसी को स्माइल दो तो अगले वाले के दिल में यदि कुछ कटुता या कुछ भाव अलग टाइप की यदि चल रहे हो तो एक हंसी से दूर होती है। मगर ओजस ने तो यह हंसी का पिटारा समंदर ही खोल दिया, कितने लोगों को आज खुशी दी है। ओजस देवतले ये नागपुर शहर के हैं। और ओजस, बस जाते जाते मेरा बातें तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपका सामने का सपना क्या है? सामने का सपना अभी तो एशियन चैम्पियनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और उसके बाद सबसे मेन यानी हमारे इंडिया में जो माना जाता है ओलंपिक, तो 2028 ओलंपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस बात के लिए हमारी ढेर सारी एडवांस में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इस समय में कारा न्यूज़ के तमाम लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्या कहना चाहोगे ओजस? धन्यवाद कारा न्यूज़, आपने इतना अच्छा हमारा फुटेज लिया और हमें इतना अच्छा हमारा पब्लिश किया, एंड थैंक यू। थैंक यू। और तो दर्शकों, आप थे भारत के तीरंदाजी में अव्वल स्थान पाने वाले नागपुर शहर की आन बान शान, या ये कहे कि भारत की आन बान शान ओजस देवतले। इनसे हमने बातचीत की, तमाम पहलुओं पर उनसे कई सवाल भी पूछे, हर सवाल के सटीक और एक शांत स्वभाव से स्माइल देते हुए उन्होंने सारी बातचीत बताई। और ये गेम में आप भी महारत हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपको भी अपने बच्चों को ग्राउंड पर लेके जाना होगा। ऐसे तज्ञ विशेषज्ञ मंडली से आपको मिलना भी होगा, क्योंकि गेम तो गेम है, गेम सभी अच्छे हैं, क्योंकि भारत का जो नाम रोशन करते रहते हैं। मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा ओजस, कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, और दर्शक और तमाम मेरे भारतवासी ढेर सारा प्यार दे आपको, ढेर सारा प्यार दे आपको। तो दर्शकों, आप थे भारत के तीरंदाजी के खिलाड़ी ओजस प्रवीण देवतले, जिन्होंने कारा न्यूज़ के साथ खास मुलाकात इस कार्यक्रम में बातचीत की है। अगली बार फिर भारत के एक ऐसे खिलाड़ियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरे को इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल कारा न्यूज़ नागपुर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।